जज साहब, आज जो आईनी अदालत ने फैसला सुनाया कि फौजी अदालतें 9 मई के 85 मुलजमान के फैसले कर सकती हैं, लेकिन ये फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमों के फैसलों से मशरूत होंगे। ये मशरूत किस तरह होंगे? सुप्रीम कोर्ट भी फैसले सुनाएंगी क्योंकि ऑलरेडी तो मुकदमात ज़ाहिर चल रहे हैं। जब एक जगह मुकदमात चल रहे हैं तो फिर जो फौजी अदालतें हैं उसमें उनका क्या रोल होगा? मशरूत का मतलब ये है कि जब वो दूसरी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, जिसमें कि जो आईनी अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया है, अगर उसमें फैसला ऐसा होता है जो कि इस फैसले पे असरअंदाज होता है, तो उस सूरत में ये जो फैसला है वो उस पे मशरूत है। ये उन्होंने फैसला किया है। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट्स का। अच्छा, मतलब ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम को लेकर दरखास्तें दायर है, अगर उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर ज़ाहिर है अभी भी सब यही कहते हैं कि फिर तो आईनी बेंच की कोई हैसियत नहीं रहेगी, तो ये उससे मशरूत कर दिया। अगर उस पर कोई फैसला आ जाता है तो फिर आईनी बेंच को ये फैसला, फिर इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ये कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं। सही है। तो क्या ये जस्टिफाइड है जो लोग ये कह रहे थे कि जी नहीं, सिविलियंस का तो ट्रायल हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरा एक ग्रुप ये सवाल उठाता था कि माजी में भी सिविलियंस के ट्रायल्स हुए हैं, तो क्या ये जो तनकीद करते थे वो दुरुस्त है कि सिविलियंस के कैसे हो सकते हैं? फिर कल सुप्रीम कोर्ट में खुद इस पर बहुत ज़्यादा जो थे वो इस पर एतराज़ात उठाए गए कि एक शख्स का एक इदारे से ताल्लुक़ नहीं है। अब वो एक शख्स फौज में नहीं तो उस पर फौज का जो डिसिप्लिन है वो कैसे लागू होगा? कल तो इस तरह के सवालात उठाए जा रहे थे। जी, बिल्कुल सही सवालात उठाए जा रहे हैं, और ये सही है कि अगर एक शख्स फौज ज्वाइन करता है तो उसको मालूम है कि अब वो आइंदा फौज के जो कवानीन हैं उनके तहत होगा और सारे काम उसके तहत होंगे। लेकिन एक सिविलियन जिसका कोई फौज से ताल्लुक नहीं है, तो उस पर आप कैसे लागू कर सकते हैं एक फौज के जितने कवानीन हैं? ये अपनी जगह सही है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो, जो कि हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, इससे पहले का कानून है। हाँ। और इसको प्रोटेक्शन दी गई है एक शेड्यूल में। अगर वो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कोई फौजी इंस्टॉलेशंस या तनसीबात में कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उस सूरत में उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के तहत हो सकता है। ये लिखा हुआ है। तो उसको लोग चैलेंज इस तरह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 8(1) वो ये कहता है कि आप ये कर नहीं सकते, जो ह्यूमन राइट्स है उसके तहत आप ये कर नहीं सकते। लेकिन उसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जो आर्मी एक्ट है उसको प्रोटेक्शन है। तो इसके मतलब ये कि कानूनी तौर पर ये ट्रायल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। और अब तो ये जो आज फैसला हो गया, इससे तो जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया कि ये हो सकता है, और इसी वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी है कि सज़ाएं जो है वो दी जा सकती हैं उनको, और जेल भी भेजा जा सकता है। अब इससे होगा ये कि जो आइंदा जो बाकी लोग बच गए हैं अभी तक, जिनका ट्रायल नहीं हुआ, जो कि अभी इंतज़ार में हैं, मसलन इमरान खान और दूसरे लोग जो हैं, अब उनका क्या बनेगा? अगर वो सामने जाएंगे, उनका ट्रायल होगा, तो क्या उसमें भी इसी किस्म का फैसला आ सकता है कि उनको सजा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती? इस फैसले के बाद तो ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, तो जो लोग जो हैं 9 मई के फ़ौरन बाद से अब तक कैद में हैं, तो वो दोबारा से उनका ये सारा प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा से ट्रायल होगा, फिर फौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। तो जो इतना अरसा उन्होंने भुगत ली सज़ा, वो किस कोटे में आएगी? नहीं, वो सजा तो नहीं है, वो तो एक किस्म का इनकार्सरेशन है वो। हाँ। लेकिन बस पॉइंट ये है कि अभी तक ट्रायल जिनका नहीं हुआ, जिनका ट्रायल हो रहा है या हो गया है, उनका फैसला तो अब अनाउंस कर सकती है मिलिट्री कोर्ट। अब जो आइंदा लोग हैं जिनका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ या आधा हो गया, आधा नहीं हुआ, उनका ट्रायल कंप्लीट होगा। और जब तक के दूसरा 26th अमेंडमेंट का फैसला नहीं आता, उस वक्त तक तो ट्रायल हो सकता है, और अगर उससे पहले उनको सजा भी हो सकती है। यानी इसके मतलब ये हुआ कि जो पीटीआई के जो लीडरान है, जो कि अभी तक बचे हुए हैं, उनका भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उनका भी फैसला हो सकता है। यानी वो भी मिलिट्री ट्रायल
کے نیچے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے پی ٹی آئی کے لیے، ان کے لیے بہت دشواری پیدا کر سکتی ہے. اچھا، ایک اور بڑا وہ ایک فرق اور خوف سا محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے جب آپ ملٹری ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسی سزائیں ہوں گی، سیویلین ٹرائل سے کتنا مختلف ہوگا. تو سیویلین ٹرائل کے تحت ہونے والی سزائیں اور ملٹری کے ٹرائل کے تحت ہونے والی سزاؤں میں کیا فرق ہوتا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، فرق سزائیں تو قانون کے تحت ہوتی ہیں، لیکن جو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ چونکہ ملٹری کا معاملہ ہے تو وہاں جو سینئر آفیسر ہے جو آرڈر دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور کوئی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، یہ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن یہ بالکل غلط تاثر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں ایک دو دفعہ میں نے اٹینڈ کیا ہوا ہے یہ سیشن ان کے ملٹری کے، اور مجھے معلوم ہے کہ ملٹری کورٹس بھی جو رولز آف ایویڈنس جو ہیں، ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں شہادت کے، قانون شہادت وغیرہ، وہ سب اپلائی کرتے ہیں. اور اس میں ہر ایک شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو باہر سے وکیل بھی کر سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں آرمی کا کوئی وکیل ہو، باہر کا وکیل بھی آ سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. یہ سب جتنی سہولتیں دوسرے لوگوں کو مہیا ہوتی ہیں، ان کو مطلب کہ جو فنڈامنٹل رائٹس آپ کو سیویلین ٹرائل میں ملتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بھی ملتے ہیں، رائٹ؟ جی، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ سیویلین ٹرائل جو ہوتے ہیں اس میں ڈیلیز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج میں بیمار ہو گیا، میں مر گیا، میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میری ماں مر گئی، کوئی ایسی بات کر دی، تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں کیسز. لیکن یہ چیز ملٹری کورٹ میں نہیں ہوتی، وہاں ڈیلیز نہیں ہوتے. وہاں اگر ٹرائل شروع ہوتا ہے تو ٹرائل کمپلیٹ بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح.